स्टार्ट करते हैं रीड करना। ओके, सो वी स्टार्टिंग हियर द रिवीजन ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ओके, सो स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा यहाँ पे रिवीजन है, तो रिवीजन करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। हर्षिता, आप इस क्लास में नहीं थे स्टार्टिंग में, तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। ये रिवाइज कर रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, बिकॉज कुछ बच्चे आज प्रेजेंट नहीं है तो जुड़ेंगे नहीं, इसलिए आज हम इसको रिवाइज कर रहे हैं उस टाइम में। ओके, चलिए हंसिका पढ़िए इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? पढ़ो। Electric charge, the property of the material by which it exerts or experiences electric and magnetic effects, is called the electric charge. Examples. First, experience of seeing a spark or hearing a crackle yes. when we take off air synthetic clothes. When we take off our synthetic clothes, जब हम लोग कपड़े को वियर आउट करते हैं, सिंथेटिक क्लॉथ्स को अलग करते हैं अपनी बॉडी से, तो हमें चिटचिटाहट की सेंसेशन महसूस होती है। सो दिस इवेंट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द चार्ज। ये चार्ज हमारी बॉडी में होते हैं और जब वो न्यूट्रलाइज होते हैं तो उसकी वजह से वो चिटचिटाहट की आवाज़ आती है। सेकेंड, लाइटनिंग इन द स्काई ड्यूरिंग द थंडर स्ट्रोम आर ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मीनिंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का आपस में आके मिलना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। अंडरस्टूड गाइज? Yes, sir. Okay, so what is electric charge? It is the property of material by which it exert an experience. Exert मतलब लगाता है, and experience मतलब खुद महसूस करता है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, तो बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो बॉडी चार्ज, जिसके कारण बॉडी खुद पर और सामने वाले पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को इफेक्ट को महसूस करे और लगाए। ओके, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस को फील करे और लगाए भी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक charge. Now next question, what is electrostatics? Read beta. Electrostatics, the branch of physics which deals with the study of charges and rests static charges, the forces, fields and potential due to these charges, is called electrostatics or static and electricity. Okay, so the branch of physics which deals with the study of charges or rest charges, the forces, field and potential due to these charges is called electrostatic or static electricity. फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम रुके हुए चार्ज और उसके इफेक्ट को एनालिसिस करते हैं। ओके, दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो हम इस गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। आज रिवीजन क्लास है, 2 बच्चे बाहर गए हुए हैं क्योंकि रिवीजन चलेगा। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है भाई? इसमें हमें पढ़ना है कि हम फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। ये 3 क्वांटिटी हमको पढ़नी है। पढ़िए नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट चार्ज और यू कैन से प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पढ़ो बेटा। Important facts about charge. First, there are only 2 types of electric charge. Second, like charges repel and unlike charges attract each other. Third, the unlike charges nullify, cancel each other's effect when they come in contact. Therefore, the charges are named as positive and negative by the American scientist Benjamin Franklin. 4. Normally, the materials are electrically neutral. They do not contain charge because their charges, protons and electrons, are exactly balanced. 5th, the electron of the outermost orbit of an atom are far from the nucleus, so these electrons are loosely bounded with the nucleus and can be separated easily from the orbit by giving some energy. These electrons are then called free electrons. 6th, the body or atom can be charged positively by losing some of its electrons and can be charged negatively by gaining electrons. Okay, तो बच्चों मैंने फाइल दे रखी है, ग्रुप में जाइए, फाइल डाउनलोड कर लीजिए। कई बार भेज चुका हूँ, ये पूरे हैंड रिटन नोट्स हैं इस चैप्टर के। ओके, अब बताइए इस पॉइंट में, पॉइंट नंबर 1 से लेकर के पॉइंट नंबर 6 तक सारे पॉइंट आपके ऑलमोस्ट पढ़े हुए हैं पिछली क्लासेस में। इनमें कोई डाउट आपको बताइए किसी पॉइंट में? आर्यन, किसी पॉइंट में कोई डाउट है? नहीं है सर। हाँ, चलो आर्यन पढ़ो पॉइंट नंबर 7।
The apparatus used to detect charge on a body is called gold leaf electroscope. ओके, सो दिस इज द apparatus that is used to detect the charge. ये चार्ज को नापता नहीं है, याद करना, ये चार्ज को डिटेक्ट करता है. तो इसमें होता कुछ नहीं है. इसमें नीचे क्या होती है, यहाँ पे गोल्ड की 2 लीफ होती हैं जो चिपकी रहती है नॉर्मली. अब जैसे ही आप यहाँ पे कोई पॉजिटिवली चार्ज रॉड करोगे, छवाओगे इसमें, तो यहाँ पे प्लस, अगर देखो टच कर दोगे तो प्लस का प्लस, ग्लास रॉड है ना, तो ग्लास रॉड कंडक्ट तो करती नहीं है, तो ग्लास रॉड कंडक्ट तो करेगी नहीं. तो यहाँ पे अगर प्लस रखोगे तो इसका अपोजिट आपके पास क्या क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे माइनस क्रिएट हो जाएगा. ओके, यहाँ पे माइनस क्रिएट हो जाएगा. और अगर कंडक्ट कर गया तो ये पूरा का पूरा, अगर मान लो इस पर तुमने प्लस टच कर दिया, देखो 2 बातें हैं. अगर तुमने यहाँ पे प्लस टच कर दिया है तो यहाँ पे बट ये जो रॉड है ये किसकी है, ग्लास की है. एक चीज़ फील करना है इस बात को कि यार ये जो रॉड है ये ग्लास की है. तो ग्लास रॉड के नेचर होता है बेटा कि अगर आपके पास प्लस रुका हुआ है तो मूवमेंट नहीं हो सकती है रॉड में. तो यहाँ पर जो रॉड होगी ना, प्लस का प्लस रहेगा, और यहाँ जो ये इसका कैप लगा हुआ है इसके ऊपर माइनस क्रिएट हो जाएगा. ये माइनस 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 माइनस. ओके, अब ये, और अगर माइनस करेगा तो प्लस क्रिएट हाँ, हो तो जाएगा. माइनस करोगे तो प्लस क्रिएट हो जाएगा. ओके, अब यहाँ से जो माइनस है ये पूरा का पूरा अंदर चला जाएगा, और इसमें भी चला जाएगा माइनस. ये प्लस लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे तो माइनस सर, है. जब अपन रब करते हैं रॉड को, तो उसमें तो दोनों चार्जेस आता होगा ना, पॉजिटिव नेगेटिव अरे तो दोनों. आप पर्टिकुलर एक रॉड को लेके कर रहे हो ना, वो दूसरी वाली रॉड आपने ली नहीं, उससे कोई मतलब नहीं आपको. नहीं, एक ही रॉड पे 2 चार्ज आता होगा नहीं ना आता, सर. कभी नहीं आता. क्या हो मतलब होगा फिर इंडक्शन का, कभी नहीं आता. एक रॉड पे एक ही चार्ज आएगा, या तो पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव आएगा. ये पता कैसे चलेगा कि नेगेटिव ही आएगा या पॉजिटिव ही आएगा? जिस रॉड की इन्फिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जिस रॉड की एफिनिटी कम होगी उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा. मैंने इसकी एक ट्रिक बताई थी आप लोग को. फ्यू गुड स्टूडेंट वर्क्स वेरी हार्ड बिफोर एग्जाम. याद है, तुम्हें ही बताई थी मैंने. हाँ सर. हाँ, फ्यू मतलब फर है ना, गुड मतलब ग्लास. तो अगर फर को ग्लास से रगड़ोगे तो फर आएगा प्लस और ग्लास आएगा माइनस. फर पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ग्लास पे आएगा नेगेटिव चार्ज. समझ गए ना? यस सर. तो पहले वाला प्लस होता है और दूसरा वाला माइनस होता है, ठीक ना. अब ये देखो, एस का मतलब सिल्क है, तो अगर ग्लास और सिल्क को रगड़ोगे, गुड स्टूडेंट, तो ग्लास आ रहा पहले, तो पहले वाले पे प्लस आएगा, और ग्लास पे प्लस आएगा, और सिल्क पे क्या आएगा, माइनस आएगा. माइनस. समझ गए? ये रूल था. चलो यस सर. अगला पढ़िए, पॉइंट नंबर 8. एन इलेक्ट्रिक चार्ज. An electric charge can create electric field, magnetic field, and electromagnetic radiation. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ही वेव बोलते हैं बेटा हम लोग. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ही हम ईएम वेव बोलते हैं. अब पहला कैसे, V = 0 मतलब चार्ज एट रेस्ट. तो पहला कंडीशन है बेटा, चार्ज अगर रेस्ट में है तो रेस्ट चार्ज केवल क्या एमिट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर चार्ज कंटिन्यूसली मोशन में जा रहा है मतलब V कंटिन्यू कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन, मतलब एक्सेलरेशन 0 है. तो अगर एक्सेलरेशन 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ क्या डेवलप होगा, मैग्नेटिक फील्ड. और अगर V इज नॉट कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेटेड मोशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब वेव क्रिएट होगी. तो यहाँ पे जहाँ पे सर नॉट इक्वल टू कांस्टेंट है, वहाँ पे ऊपर नीचे भी तो हो सकता है ना, कभी ज्यादा कभी कम. नहीं, ज़्यादा कम क्या बेटा, वेलोसिटी की बात हो रही है. वेलोसिटी, हाँ, तो बोलो कि सर वेलोसिटी ज़्यादा कम हो सकती है ना, बिल्कुल हो सकती है. हाँ वही सर. एक्सेलरेशन मतलब वही वेलोसिटी का ज़्यादा होना, कम होना, या डायरेक्शन चेंज करना, है ना. यस सर. कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है मतलब एक्सेलरेशन 0 नहीं है, नॉन जीरो एक्सेलरेशन है. मतलब गाड़ी या तो ऐसी होगी, ऐसी होगी, मतलब वेलोसिटी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है. मगर यहाँ वाले केस में वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकता, मतलब बढ़ भी रही है फिर उसके बाद घट गई फिर बढ़ गई. बिल्कुल हो सकता है, दोनों में एक्सेलरेशन है. समझ में आया? क्लियर हुआ? यस सर. चलिए अगला पढ़िए, 9th पॉइंट. नहीं, जो आप अलग अलग 2 केसेस पढ़ा रहे हो ना. नहीं, दोनों साथ में भी, दोनों साथ में भी हो सकते हैं भाई. तो भी तो साथ में भी हो सकते हैं भाई. नो एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब एक ही चीज है, गाड़ी कांस्टेंट स्पीड में रहे. उसके अलावा कुछ भी अगर फेरबदल हो रहा मतलब वो एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा. यस सर. नेक्स्ट 9th पॉइंट. Electric charge uniformly distribute on a uniform surface, but its charge density on a non-uniform surface is maximum on that point where the radius of curve is minimum. Charge density
चार्ज डेंसिटी, रो है ना, चार्ज डेंसिटी ऑन अ नॉन यूनिफॉर्म सरफेस इज मैक्सिमम। ये हो गया ना, ये पढ़ हो लिया गया चार्ज पढ़ लिया। डेंसिटी, चार्ज सिग्मा बेटा, चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से शो सिग्मा करते सिग्मा हैं। सॉरी सिग्मा इज इनवर्सली सिग्मा प्रोपोर्शनल इज, टू रेडियस। यस सर। रेडियस जितनी कम होगी सिग्मा उतना ज़्यादा होगा, रेडियस जितनी कम होगी सिग्मा उतना ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पे दो आपको यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन दिखाए गए हैं, एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए यहाँ ये पर आया था ना सर टेस्ट में। एग्जैक्टली तो यहाँ पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो चार्ज बिल्कुल बराबर बराबर लोकेट हुआ है, बट यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, तो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अगर चार्ज जिस एरिया पे ज़्यादा होगा वहाँ पर डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी। समझ गए? तो यहाँ देखिए, यहाँ पर इस पार्ट की रेडियस कम है तो चार्ज यहाँ पे घने घने हो गए हैं, तो इसके वजह से यहाँ पर सिग्मा जो आएगा क्या आएगा, हाई आएगा। तो इस पॉइंट पे सिग्मा हाई होगा और इस पॉइंट पे सिग्मा क्या होगा, लो, यहाँ का सिग्मा कम होगा। ओके, तो रूल बना के लिख लीजिए, सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। रेडियस जितनी कम होगी सिग्मा उतना ज़्यादा होगा, रेडियस जितनी ज़्यादा कर दो सिग्मा उतना कम होगा। ठीक है बच्चों, अगली बात करते हैं पॉइंट चार्ज की। पढ़ो आर्यन पॉइंट चार्ज। Point charge. It is a point where all the charges of a body is concentrated. चलिए, तो वो पॉइंट है जिस पे बॉडी का चार्ज कंसंट्रेटेड है। ठीक उसी तरीके से बेटा जब हम 10th 11th क्लास में थे तो आपको याद होगा एक कार चल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब इतनी बड़ी कार को हम कार नहीं बनाते थे, सीधे हम बोलते थे एक m मास का पॉइंट है, मतलब पूरी कार का मास हम एक पॉइंट पे ही मानते थे। अब फिजिक्स में भी क्या होता है, चार्ज अकेला तो एग्जिस्ट करता नहीं, चार्ज किस पे एग्जिस्ट करता है, बॉडी पे। तो जो भी होता है वो चार्ज बॉडी होती है, वो चार्ज नहीं होता है। जो भी होता है वो चार्ज बॉडी होती है, तो पूरी बॉडी को हम एक पॉइंट पे कंसीडर करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज, उसको हम बोलते हैं पॉइंट चार्ज। अब अगला थ्योरी बहुत ईजी है यार, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। तो कंडक्टर और इंसुलेटर तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो क्लास 6 से। सेमी कंडक्टर एक नई चीज़ आने वाली है आपके सिलेबस में, वो मैं इस पर फोकस करूँगा। तो पढ़ो भाई आर्यन, पहले कंडक्टर क्या होता है। Conductor, the material through which the electric charge and current can flow easily are called conductor. Example, all metals, human body, earth, etc. Insulator, the material which resist the flow of electric charge and current are called insulators. Example, wood, पोर्सेलिन, plastic, plastic, porcelain, plastic, etc. सेमी कंडक्टर, The materials which resist the flow of electric charge and current, but the value of their resistance is in between the conductor and insulator are called semiconductors. हाँ देखिए, बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन। हाँ एग्जैक्टली। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बात की जा रही है कि सेमी कंडक्टर की। तो सेमी कंडक्टर देखिए इनके बीच की कड़ी है, एक है अपना कंडक्टर, कंडक्टर का रेजिस्टेंस बेहद कम, और एक है इंसुलेटर, एक है इसका रेजिस्टेंस बेहद ज़्यादा। तो बीच में कोई मटेरियल होते हैं जिनका रेजिस्टेंस कंडक्टर से तो ज़्यादा होता है मगर इंसुलेटर से कम होता है। तो बीच में एक मटेरियल होते हैं जिनका रेजिस्टेंस कंडक्टर से तो ज़्यादा है मगर इंसुलेटर से कम है, मतलब एक तरीके से ये आधे कंडक्टर और आधे इंसुलेटर का काम करते हैं। दैट्स वाई इनका नाम पड़ गया सेमी कंडक्टर। तो लिखा द मटेरियल विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करेंट बट द वैल्यू ऑफ देयर रेजिस्टेंस इज बिटवीन द कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर। कंडक्टर एंड इंसुलेटर, जिनकी जो रेजिस्टेंस होती है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है, उसको बोलते हैं हम सेमी कंडक्टर। बच्चों, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये एक्सेलेंट सेमी कंडक्टर है। और जो कार्बन होता है ना, कार्बन की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत लाजवाब होती है, तो कार्बन भी एक सेमी कंडक्टर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है कुछ हद तक। ओके चलिए, सो दिस एग्जाम्पल सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन। कार्बन में आपने नाम सुना होगा ग्रेफाइड। ग्रेफाइड जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। अब अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कॉपी में क्वेश्चन बनाइए, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़िए आर्यन। Properties of electric charge. First, additivity of charges. Electric charge is a scalar quantity, so the total charge to the system is obtained similarly by adding the different charges algebraically with proper sign according to their charge. Q equals to Q1, Q2 till Qm. एग्जैक्टली तो जो टोटल चार्ज होता है वो एडिट करके निकाला जा सकता है। तो किसी बॉडी का टोटल चार्ज, उसके अंदर प्रेजेंट सारे चार्ज का वेक्टर सम होगा कि स्केलर सम होगा, बताओ। स्केलर सम। स्केलर सम, बिकॉज चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है।
देन सेकेंड पॉइंट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, पढ़िए। चार्ज Charge is conserved. The charge cannot be either created or destroyed. It can only be transferred from one body to another. Hence, the total charge of isolated system is always conserved. यस, देखिए यहाँ पे ग्लास और सिल्क है, तो बिफोर चार्जिंग टोटल चार्ज इक्वल टू 0 है, बट आफ्टर द रबिंग, रब करने के बाद देखिए है ना, एक पे आ गया प्लस है और एक पे आ गया है माइनस। ओके, सो एक पर प्लस चार्ज इंड्यूस हो गया, एक पर माइनस चार्ज इंड्यूस हो गया। सो द टोटल चार्ज अगर आप काउंट करें टोटल दोनों का चार्ज, तो जितना प्लस है उतना माइनस है, स्टिल द टोटल चार्ज इक्वल टू तो zero ही 0। तो इसका मतलब चार्ज कंजर्व रहता है, जितना सिस्टम का चार्ज पहले था उतना सिस्टम का चार्ज बाद में रहेगा। इंडिविजुअल अलग अलग हो गया है चार्ज, है ना, देखो पहले इंडिविजुअली भी इसमें 0 था और इसमें भी 0 था, अब इंडिविजुअली इसमें हो गया +4 और इस पर कितना +5 और इस पर हो चुका कितना -5। देखो ना, +5 पॉजिटिव है तो +5 और इस पर -5, मगर टोटल की बात होती है 0। तो जो कंजर्वेशन होता है वो टोटल पे लगता है, वो इंडिविजुअल पे नहीं लगता। तो टोटल चार्ज यहाँ भी 0 है, टोटल चार्ज यहाँ भी 0, दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? Yes. चलिए नेक्स्ट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ो बेटा। द इलेक्ट्रिक चार्ज, Quantization of charge. The electric charge on a body is always an integral multiple of E. E is a charge on a one electron. एग्जैक्टली। This is called quantization of charge. Q equals to plus minus Ne. हाँ, तो जो टोटल किसी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का ही फॉर्म होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन या n इलेक्ट्रॉन। सो द टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी इज़ द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल होगा। n की वैल्यू इंटीजर है और e की वैल्यू 1.602 इंटू 10⁻19। आगे बढ़ो। द यूनिट ऑफ चार्ज, The unit of electric charge is coulomb. 1 coulomb equals to the total charge on 6.24 into 10⁻18 electrons is equal to 1 हाँ, coulomb. तो यहाँ पे सवाल आता है कि बताइए कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन लिखिए कॉपी में। देयर आर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम। सबसे छोटा चार्ज तो 1.6 इंटू 10⁻19 होता है, बट स्टिल देयर मे बी अ क्वेश्चन कि भाई बताओ कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। So how can you do? See this. There are how many electrons in 1 coulomb? Actually you having the formula Q equals to Ne. आपको n पता करना है, Q आपको दे दिया गया है 1 कूलम, एंड n पता करना है, एंड E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19। सो n इक्वल्स टू 1, ये भी कूलम है, तो n इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल, n क्या आएगा, नंबर आएगा ना, n तो नंबर से इलेक्ट्रॉन के, तो 1/1.6 इंटू 10⁻19। बेटा 10⁻19 को उठा दो तो ऊपर जाके बन जाएगा 10⁻+19। ओके, एक काम करो, यस देखिए अब एक काम करिए, 16 का 10 तोड़ दो, ब्रेक कर दो, तो ये 10 आ गया, तो ये 10 आ गया, और एक जीरो इससे उठा लो तो ये बन गया कितना 100, और ये बच गया 10⁻18 अपॉन कितना 16। 16 से 100 डिवाइड करके देखो बेटा जाएगा 6.25, 16 गुणित 6, सो 16 6 जा 96, तो आंसर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नोट करिए। सो इन 1 कूलम देयर आर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। डन। Yes, sir. के नोट कर लिया, डन बोल देना। ये फाइल जो आज मैंने भेजी, आज आप लोग कोशिश कीजिए कि रात भर में बैठ करके इसको पूरा कर लें, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में आपको पढ़ा रखा हूँ, ठीक ना, और तुम तो यहीं आ रहे हो तो तुम्हारे तो बचने का सवाल ही नहीं उठता है। कल तो मैं देखूंगा पूरी फाइल तुम्हारी, ठीक ना, कल ये पूरा लिख करके एक एक क्वेश्चन इसके करके लाने हैं आपको। चलो ये हो गया बच्चों। ऑयल ड्रॉप मिलिकॉन्स मेथड हटा दी गई है, इसको क्रॉस मार दो, अभी इसको बिल्कुल नहीं, इसको लास्ट में मैं पढ़ाऊँगा। ऑयल ड्रॉप मिलिकॉन्स मेथड सिलेबस से हट गई है, तो ये वाला जो पार्ट है इसको रिमूव कर दो, बिल्कुल अभी क्रॉस मार दो, कुछ नहीं करना है इसमें। ये न्यूमेरिकल भी हटा दो। हाँ,
इलेक्ट्रॉन का मास नोट कर लो बच्चों, 9.11 इंटू 10⁻31 बहुत काम का है। और प्रोटॉन का मास भी नोट कर लो, 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ये दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास हैं। ठीक है, ठीक है आर्यन। यस सर। मे भी आपके मन में सवाल आ सकता है, सर ये मिलिकॉन का एक्सपेरिमेंट हुआ क्यों? बेटा मिलिकॉन ही बंदा था जिसने इलेक्ट्रॉन का चार्ज फाउंड किया था। जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपन पढ़ते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन का 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ है, कहते हैं ना अपन लोग इतने मज़े में। ये एक्चुअली ये फाइंड करने का काम मिलिकॉन ने किया था। इसका पूरा नाम था R.A. मिलिकॉन। इनका R.A. का फुल फॉर्म मुझे नहीं मालूम, बट इनका पूरा नाम था R.A. मिलिकॉन। तो मिलिकॉन साहब ने 1912 में ढूंढ के बताया था कि इसका चार्ज कितना है। द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज़ फाउंड बाई दिस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बाई मिलिकॉन इन 1912। तो 1912 में मिलिकॉन साहब ने इसका चार्ज का ढूंढने का काम किया था, इसलिए ये बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है। मैं चैप्टर के बाद में बता दूंगा एक एक्सपेरिमेंट कैसा हुआ था। अगला क्वेश्चन एक्चुअली मिलिकॉन एक्सपेरिमेंट से है, तो इसको छोड़ दो, ये क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा मैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन मूल कंसेप्ट से ये भी छोड़ दो, ये बात की बात है। 75 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं बच्चों चार्जिंग बाई इंडक्शन। चार्जिंग बाई इंडक्शन, तो इंडक्शन के द्वारा चार्जिंग की बात करते हैं। तो पहला मेथड नंबर 1 जल्दी जल्दी पढ़ दो आर्यन, यूजिंग बाई ग्राउंड कनेक्शन पढ़ो। चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड 1 यूजिंग अ ग्राउंड इसी कनेक्शन। को ग्राउंड कनेक्शन को ही बेटा अर्थिंग बोलते हैं, यूजिंग बाई अर्थिंग, समझ गए ना। तो हमारे पास दो तरीके की इंडक्शन चार्जिंग है, एक कि एक टाइम में पॉजिटिव या नेगेटिव ही डेवलप करना, और दूसरी है एक ही टाइम में दोनों डेवलप करना, प्लस या माइनस साथ साथ। तो पहला देखेंगे यहाँ पे, देखो केवल माइनस डेवलप हो रहा, कैसे होगा पढ़ो। पॉजिटिवली चार्ज, A positively charged rod is brought near a neutral metal sphere and polarizing it. एग्जैक्टली। Second, the sphere is grounded, allowing electrons to be attracted from the earth. Third, the ground connection is broken. Fourth, the positive rod is removed, leaving the sphere with an induced negative charge. एग्जैक्टली अब देख लो आप लोग, चारों पॉइंट क्लियर हैं आपके। सबसे पहले दोनों कंडक्टर था अपने पास, बढ़िया मस्त कंडक्टर था। कंडक्टर न्यूट्रल होता, मतलब जितना प्लस उतना माइनस। इसको इसके पास में लेके आया तो ये प्लस के लालच के कारण बेचारा ना माइनस इधर आ गया। अब जैसे माइनस इधर आया, इसकी आंखों पे पट्टी बांध के अपन ने क्या किया, ये ग्राउंड कर दिया। तो जैसे ग्राउंड किया तो बेचारा पूरा का पूरा पॉजिटिव कहाँ हो गया, नीचे चला गया। अब इसके टच के कारण केवल बेचारा ये माइनस बंधा हुआ है, समझ गए ना कि ये इसके इंटरेस्ट में ये बंधा हुआ है। बट जैसे वो नीचे चला गया, मैंने ये पट्टी हटाई, और जैसे पट्टी हटाई तो कंडक्टर के कारण पूरा का पूरा माइनस क्या हुआ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये हो गया नेगेटिव चार्ज। हर्षिता क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes. चलिए मेथड नंबर 2 पढ़ो आर्यन। 2 अनचार्ज्ड। Two uncharged metal spheres are in contact with each other, but insulated from rest of the world. Second, a positively charged rod is brought near the sphere, attracting negative charge and leaving the other sphere positively charged. Third, now the sphere are separated before the rod is removed, and thus separating positive and negative charge. Fourth, remove the rod, the charges on the spheres will rearrange themselves and uniformly distributed over the sphere. चलिए देखिए, दो कनेक्ट करे थे पहले आपस में, दोनों कनेक्ट थे। अब जैसे प्लस लेकर के आए तो लालच के कारण ये वाला माइनस इधर सरक गया और पूरा प्लस इधर चला गया। अब हमने क्या किया, लालच में तो थे, डिस्ट्रीब्यूट तो हो चुके हैं, अब हमने धीरे धीरे बेचारे को दूर कर दिया। तो जैसे दूर कर दिया तो ये अभी भी प्लस इसके माइनस इसके कब्जे में है, और प्लस बेचारा अकेले है। हो गया, अपना काम बन गया, प्लस और माइनस हो गया, अपने रॉड को हटा लिया। जैसे रॉड को हटाया, इनका मोह भंग हो गया, और पूरा का पूरा माइनस डिस्ट्रीब्यूट और पूरा का पूरा प्लस डिस्ट्रीब्यूट। बोलो बच्चों, क्लियर की नॉट क्लियर? आपने एस्पिरेंट देख ली क्या सर? कौन सी एस्पिरेंट? एस्पिरेंट नहीं देखी मैंने अभी। ये क्लियर हो गया? उसी में है ये शब्द। अच्छा चलो ठीक है, मोह भंग चलो ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? Yes. चलिए नेक्स्ट Yes, पढ़ते sir. हैं कूलम्स लॉ। अब यहाँ से मेन टॉपिक शुरू हो रहा है बच्चों। यहाँ तक में जो क्वेश्चन आज तक आए हैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से केवल एक ही चीज़ से बने हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल टू एन ई से,
है ना। बाकी सब तो थ्योरी है, वो ज़्यादा नहीं आती, वो सब आपके नॉलेज के लिए है। अब यहाँ से कूलम्स लॉ आता है, कूलम्स लॉ पढ़ना शुरू करो भाई आर्यन। द फोर्स, Coulomb's law: the force of interaction between any 2 point charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them, and acts along the line joining the two charges. Suppose 2 point charges Q1 and Q2 are separated in vacuum by distance r. तो देखिए यहाँ पे बोला गया फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। जरा बताओ आर्यन, इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरेक्ट मतलब सर जुड़ना, मतलब तुम्हें जैसे कि टीचर से इंटरेक्शन हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे इस टाइप। इंटरेक्ट का मतलब जब दो चार कनेक्शन, जा करके एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाएंगे, सो इंटरेक्शन में बी ऑफ अट्रैक्शन और कनेक्शन। रिपल्शन, ठीक ना। जब दो आपस में जाके बातचीत करेंगे तो या तो वो अट्रैक्ट करेंगे वो रिपेल करेंगे। तो बेटा जहाँ भी वर्ड इंटरेक्शन यूज होता है वहाँ पर दोनों क्वालिटी ऑफ फोर्स आ जाते हैं, आइदर रिपल्सन और अट्रैक्शन। तो वर्ड इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि वहाँ कुछ भी हो सकता है, अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने दो पॉजिटिव चार्ज लिए हैं तो दोनों एक दूसरे को धक्का मारेंगे। तो आपको सलाह दी जाती है कि अगर धक्का मारें तो दोनों के फोर्स वेक्टर बाहर की तरफ लगाएं। स्पेशल बात यहाँ पर ये याद रखिएगा कि पहला चार्ज दूसरे को जितना धक्का मारेगा, दूसरा चार्ज पहले को भी उतने ही जोर से धक्का मारेगा बाहर की तरफ। और अगर दोनों चार्ज एक दूसरे के अपोजिट हैं तो पहला चार्ज दूसरे चार्ज को भी प्यार से बुलाएगा। देखो दोनों के एरो मिलते हुए दिख रहे हैं, और दूसरा चार्ज पहले को भी बुलाएगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये वाला जो इसका एरो है, इस वाले का जो एरो है मैं आपको बता दूं, इस वाले का जो एरो है ये है, और इस वाले का जो एरो है ये है। समझ में आए? इस वाले चार्ज का एरो ये है क्योंकि ये इस वाले को अपनी तरफ बुला रहा है, और इस वाले चार्ज का एरो ये है क्योंकि अपनी तरफ बुला रहा है। तो ये देखिए, ये अट्रैक्शन का निशान होता है, और ये किसका निशान होता है? रिपल्सन का। बोलो समझ में आया? Yes, sir. तो बाई द कूलम्स लॉ F is proportional to Q1 Q2 and F is inversely proportional to R square. तो F is equal to capital K Q1 Q2 upon R square where K is called electrostatic constant. पढ़ो आर्यन, electrostatic constant K. Electrostatic constant K depends on the nature of medium separating the charges and on the system of units. In CGS system, K equals to 1, and in SI system, K equals to 1 upon 4 pi epsilon naught equals to 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per Coulomb square. Epsilon naught electrical permittivity of free space. Epsilon naught equals to 8.85 into 10 to the power minus 12 Coulomb square per Newton meter square. हाँ, अब एक काम करो, 5 मिनट का टाइम लो और जल्दी से PDF खोल करके यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बढ़िया खुल के बताओ भाई, कौन सी प्रॉब्लम है, क्या बता दूं यहाँ तक जो समझ में ना आया हो। बोलो, अच्छे से देखो, बताओ कोई प्रॉब्लम। माइन्यूटली वॉच करो और जो भी लाइन में दिक्कत आ रही है प्लीज उसको पूछो।
डन कर लिया? सभी लोग बताएं ग्रुप के, हो गया भाई? सर डन। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन Yes. सभी लोग कॉपी में करिए। 2 point charges of +2 microcoulomb and 6 microcoulomb repel each other with a force of 12 Newton. Now if the given additional charge of -4 microcoulomb, what will be the new force? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है इसका मतलब आपके इस 11th क्लास के बेसिक कंसेप्ट आपको बहुत नुकसान पहुंचाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा वीक है। चलो करो सॉल्व। ये मैं बता सकता हूँ कि मतलब मिनिमम अंडरस्टैंडिंग लेवल का क्वेश्चन है ये। अब मैं इतना बस बता दूं कि नए पुराने चार्ज रहेंगे +2 और +6। अब जब मैं दोनों को -4 चार्ज दोगे तो इस पे आ जाएगा -2 हो जाएगा और 6 -4 +2 हो जाएगा। तो नया वाला फोर्स बताना आपको कितना होगा। मेरे जवाब बताने के बाद आप समझ जाओगे क्यों मैंने इसको मिनिमम अंडरस्टैंडिंग लेवल बोला है, क्योंकि ये बहुत ही स्लो लेवल का क्वेश्चन है। बना? बन गया? नहीं बना? -4 दोनों में ऐड होगा ना? एग्जैक्टली -4 दोनों को दोगे। हाँ मतलब देंगे तो वो 2 में से -4 हो जाएगा और 6 में से -4 हो जाएगा। एग्जैक्टली फॉर्मूला में दिमाग नहीं चल रहा सर। चलो देखो बहुत बेसिक है, अब मैं समझाता हूँ। देखिए पहले आपके पास दो चार्ज थे +2 और -6। पहले आपके पास पे दो चार्ज थे +2 और -6। ये देखिए सपोज दिस इज +2, ये +2 रखा हुआ है और ये रखा है -6। तो कह रहा है इनके बीच में पहले लगने वाला फोर्स अट्रैक्शन है, डेफिनेटली अट्रैक्शन ही तो है ना दो, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो अट्रैक्शन ही होगा। सॉरी +2 +6 है बच्चों, सॉरी। तो ये रिपल्सन होगा। तो डायग्राम गलत बन गया, डायग्राम सही कर लूँ। तो +2 +6 ये दूसरे को धक्का मार रहे होंगे। कितने का फोर्स लगा रहे हैं? 12 न्यूटन का, 12 न्यूटन। इसको ले लो F1। ओके, अब कह रहा है कि दोनों को -4 आपने एक्स्ट्रा दे दिया। तो जैसे ही इस +2 को -4 छुपाया आपने, तो +2 वाली बॉडी में -4 छुपाओगे तो वो कितने का बचेगा? -2। अभी मैंने बताया चार्ज एडिटिव नेचर का होता है, तो ये -2। और +6 में आपने छुपाया था कितने का? -4 का। तो ये कितना बचेगा? +2, क्योंकि यार प्लस का 6 और माइनस का 4 कितना होगा? +2 होगा। ठीक है, अब आपको कह रहा नया फोर्स कितना होगा। चलो भाई अच्छी बात है। अब देखो अगर F1 की बात करो, F1 इक्वल टू K, कैपिटल स्मॉल k, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चाहो तो पूरा लिख दूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 Q2 तो 2 और 6 का मल्टीप्लाई कितना भैया? 12 अपॉन डिस्टेंस r²। r डिस्टेंस तो अभी भी है, डिवाइडेड बाई नया वाला फोर्स कितना? F2
1/4 पे एप्सिलॉन नॉट अभी भी जिंदाबाद रहेगा, इंटू Q1 Q2 -2 + 2 कितना हुआ 4, साइन होगा माइनस का, वो अट्रैक्शन बता रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं ज़्यादा, R², ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, R² से R², ले दे करके इतना आया F1/F2 इज इक्वल टू 12/-4, माइनस साइन नेचर बता रहा, बार बार बोल रहा हूँ, माइनस साइन से कोई डरना नहीं है। 4 से कितने बार गया भैया 3 बार, ठीक है ना। तो F1/F2 इक्वल टू हो गया -3, कुछ नहीं, अब -3/1 है। अब याद करो भैया F1 पहला फोर्स कितना दिया था, 12 न्यूटन दिया था, तो यहाँ 12 रख दो, तो 12/F2 इज इक्वल टू -3/1, तो F2 ऊपर चला जाएगा, तो -3F2 इज इक्वल टू कितना हो गया 12, तो 3 से कितने बार कट गया 4 बार बेटा जी। F2 इज इक्वल टू लिखो -4 न्यूटन, तो मैग्नीट्यूड होगा 4 का, बट डायरेक्शन दिखा रहा -4, -4 बताएगा दोनों अट्रैक्टिव नेचर के होंगे, और क्यों ना हो, देने के बाद देखो ये हो चुका है -2 और ये चुका है +2, तो दोनों अब क्या करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बोलो समझ में आया? सर नहीं आया सर, फिर से बता दो। नहीं आया, चलो देखो फिर से देखो। नहीं, ये बताओ मेरे आर्यन, को वो आ गया आपने जो बताया, फॉर्मूले में दिक्कत जाती है, ये क्यों लगा रहा है सर अपन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट? क्यों क्या लगाएं इसके अलावा, कूलम्स लॉ के अलावा कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? अभी तक पढ़ा भी वही है, चलो ठीक है सर। हाँ नहीं नहीं, पढ़ने वाली नहीं, फोर्स वाली बात हो रही ना, आपको इवेल्युएट क्या करना है, फोर्स ही तो इवेल्युएट करना है, तो फोर्स कौन सा फॉर्मूला देता है, बोलो? यही देता है। यही देता है। तो आपके पास पहला है +2 माइक्रो और दूसरा है +6 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, ये होता है। तो +2 +6 अभी एक दूसरे को दोनों रिपेल कर रहे थे, ये इसको इधर धक्का मारेगा, बोलेगा भाग जा, और ये इसको इधर धक्का मारेगा, समझ गए ना। तो पहले केस का फोर्स निकाल लो, F1 इक्वल टू होता है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 2 × 6, समझ गए ना, तो 2 माइक्रो इंटू 6 माइक्रो अपॉन डिस्टेंस जो भी होगी R²। बोलो क्लियर है कि नहीं है? यस सर। क्वेश्चन ने कह रखा कि इनके दोनों के बीच का फोर्स 12 न्यूटन है, तो एक काम करो F1 की जगह 12 रख दो, तो 12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 माइक्रो इंटू 6 माइक्रो अपॉन R²। यार आर्यन बुक पढ़ो, तुम्हारे लिए बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तुम समय ख़राब कर रहे हो, बुक पढ़ना शुरू करो बेटा, कॉन्फिडेंस तभी बुक पढ़ने से ही बढ़ेगा। ऐसा लग रहा है लगाइए साथ में, आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो ज़रूरत से ज़्यादा नीचे है, आपको मतलब बेसिक जो प्रैक्टिस होती है 11th 12th वाली वो भी नहीं है आपके पास, तो वो फीड करने के लिए आपको लगानी पड़ेगी। जैसे आप सवाल कर रहे हो कि ये क्यों कर रहा हूँ, तो जब तक ऐसे 4 क्वेश्चन लगाओगे नहीं तब तुमको विजुअलाइजेशन नहीं बनेगा, उसके लिए लगाना पड़ेगा, और तुम देखना इम्प्रूवमेंट आपको आ जाएगा। बचिए मत, समय ख़राब कर रहे हैं आप, केवल समय मत ख़राब करो बच्चों, लगाओ बुक। चलो देखो आगे क्या है भैया, दोनों में -2 कूलम टच कर दिया, तो दोनों में सॉरी कितना कूलम, -4 ना, -4 टच कर दिया, तो -4 टच करो, अब 2 में -4 टच करोगे कितना हो जाएगा, -2 होगा कि नहीं होगा, बोलो बोलो भाई, 2 में -4 टच करोगे आ रहे हैं, और 6 में -4 टच करोगे +2 होगा नहीं होगा? हाँ सर। अब कह रहा नया फोर्स कितना होगा, तो नया फोर्स F2 मान लो, तो F2 इज इक्वल टू, अब इसको फाइंड कर लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1 R2 ये कितना हो गया -2 माइक्रो, Q1 Q2 अपॉन R², हाँ वही 2 माइक्रो इंटू +2 माइक्रो और -2 अपॉन R², ठीक है। यस सर। अब दोनों को डिवाइड कर दो, ये लो दोनों को डिवाइड किया, तो ये इससे ये क्या हो गया, कैंसिल, कैंसिल, R² से R² क्या हो गया, कैंसिल, ऊपर 12 नीचे F2, ऊपर कितना है 2 माइक्रो 6 माइक्रो, तो माइक्रो से माइक्रो भी उड़ा दो, तो ऊपर बचा 2 × 6, बोलो यस, और नीचे बचा कितना -2 इंटू -2 इंटू 2, चलो 2 से कितने कैंसिल, 2 कैंसिल, और 2 से कितना कैंसिल, 3 कैंसिल, बोलो यस, 3 कैंसिल। F2 को पलटी मार के ऊपर लाओ, 3 को नीचे जाओ, तो 12/3, बोलो कितने न्यूटन, 4 न्यूटन, 4, और -4 मतलब अट्रैक्टिव नेचर का, तो आंसर होगा 4 न्यूटन। तो अब Yes, दोनों sir. पहले रिपेल कर रहे थे, बट अभी एक निगेटिव हो गया एक पॉजिटिव हो गया, तो दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट। सो व्हाट इज द न्यू फोर्स, लिखो बेटा -4 न्यूटन। सो दे हैविंग अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन, 4 न्यूटन।
डन, आया समझ में? Yes, sir. चलो ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से ये किया जा सकता है क्वेश्चन। चले आगे, रफ कर दें, बोल देना। यस सर। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब देखो बच्चों, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये थोड़ा सा हाई लेवल का है। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म जो है ये थोड़ा सा हाई लेवल का है। अब मैं पहले आपको अपनी भाषा में समझा देता हूँ, फिर इसके बाद आप इसकी भाषा को देख लेना। जो मैं समझाऊंगा वो वही चीज़ है सारा का सारा, बट इसको आप पढ़ना और फिर मुझसे पूछना कि क्या दिक्कत आ रही है आपको। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से देखो। मेरे वाले उस पर आ जाओ आप लोग, ये फ़ोटो ले लो भाई, इसको उड़ाने वाला हूँ मैं। ले ली स्क्रीनशॉट? ले ली? बोलते ही नहीं हो तो उड़ा रहा हूँ। Yes, sir. सर आपकी आवाज़ अटक अटक के आ रही है। अच्छा देखो, ठीक है। चलिए अब मैं बताता हूँ आपका कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हेडिंग डाल लो, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म, ये जितने भी वेक्टर फॉर्म आते हैं ना, ये इस चीज़ पे निर्भर करते हैं कि क्लास 11th में आपने वेक्टर कितना अच्छे से पढ़ा है। आप वेक्टर फॉर्म में दिक्कत फील करते हो, इस वजह से 11th क्लास में वेक्टर पूरा एक चैप्टर था और उसको अच्छे से पढ़ना था, इस वजह से थोड़ी दिक्कत होती है। एनीवे, अब देखो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में, मान लो बेटा आपके पास कोई चार्ज है Q1, वो भी पॉजिटिव है, और Q2 वो भी पॉजिटिव है। तो ऊपर आप लिख सकते हो Q1, Q2 पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0। दोनों सेम चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अगर नेगेटिव नेगेटिव होंगे तो भी प्रोडक्ट क्या आएगा? क्यों आएगा? नेगेटिव नेगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा, तभी तो सेम चार्ज रिपल करेंगे। तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो, दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। तो ये दोनों एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, ये मैंने लिख दिया। अब देखो ध्यान से, ये वाला जो चार्ज है इस वाले पे धक्का मारेगा ये, तो इधर क्या लिखेंगे? ये मैं लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा दिस इज द फोर्स ऑन चार्ज 2 बिकॉज ऑफ 1। और इसे मैं क्या लिखूंगा? इसे मैं लिखूंगा दिस इज द फोर्स ऑन चार्ज 1 बिकॉज ऑफ 2। बहुत अच्छे समझना बच्चों, ये चार्ज 1 है, ये चार्ज 2 है, ठीक है ना। ये इनके बीच की दूरी क्या है? इनके बीच की जो दूरी है बेटा वो है R12। R12 का मतलब क्या होता है? R12 का मतलब है R12 का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब डिस्टेंस, इसको आप लोग R भी बोल सकते हो, कोई लड़ाई नहीं है। और डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो चाहे इसको आप R21 बोल लो, कोई लड़ाई होने वाली नहीं है। ये दोनों सब एक ही बात है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये सब एक बात है ना। तो दिस इज R12, ये मैंने मॉड लगा दिया। बोलो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। चलो अब सबसे पहला मैं फोर्स निकाल रहा हूँ F12 वेक्टर। F12 पहले मैग्नीट्यूड लगा दो, वेक्टर मत लगाओ। लो पहले मैं वेक्टर हटा दिया। F12 मतलब चार्ज 1 पर लगने वाला फोर्स 2 की वजह से। एक काम करो, थोड़ा सा और सुधार करो, F12 ना निकलवाऊँ मैं, F21 निकलवाऊँ। चलो F21 मतलब इधर वाला फोर्स F21। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस क्या है भाई? डिस्टेंस है इसकी R का स्क्वायर, क्योंकि R12 को मैंने R भी मान लिया है, ठीक है बच्चों। ये हो गया R का स्क्वायर डॉट मल्टीप्लाई भाई। अब अगर मैं वेक्टर लगा रहा हूँ, ध्यान से देखो, बस यही पंच है। अगर मैं वेक्टर लगाऊं तो मुझे इसको वेक्टर बनाना पड़ेगा राइट साइड वाले को। तो वेक्टर देखो F21 मतलब 2 पर लगने वाला फोर्स, 2 पर लगने वाला 1 की वजह से किस तरफ लग रहा है? 1 से लेके 2 की तरफ कि 2 से लेके 1 की तरफ? बोलो हंसिका। क्या सर? क्या क्या? F21 मतलब 2 चार्ज पर Q2 पर जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन कहाँ है? 1 to 2 या 2 to 1? 1 to 2। वेरी गुड, 1 to 2, क्योंकि ये इधर की ओर फॉरवर्ड धक्का मार रहा है, तो इसकी जो डायरेक्शन जाएगी वो इस तरफ जाएगी। सो हमको यहाँ पे एक वेक्टर देना पड़ेगा, तो हम लगाएंगे वेक्टर
दिशा देने वाला वेक्टर, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर. सो यू कैन राइट गाइस दिस इज r12 कैप. आया समझ में? बोलो आया Yes, समझ में? ओके. सेकंड देखिए, सेकंड आपका ये वेक्टर है f12. ये अभी f21 था, अब f12. तो f12 पहले मैं मैग्नीट्यूड लिखूंगा, आपको अच्छे समझ में आएगा. 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r का स्क्वायर. बोलो भैया क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगी, r21 कैप या r12 कैप? R cap 2. 2 1. 2 1 बिल्कुल सही, 2 से लेके 1 की तरफ. तो ये जा रहा था r12 वेक्टर, और पीछे इधर से इधर जाएगा क्या, r21 वेक्टर. R1. बिल्कुल सही. तो यहाँ मैं लगाऊंगा r21 कैप. बोलो आया समझ में? Yes. तो ये है बच्चों इसके वेक्टर फॉर्म. नोट Yes, कर लो sir. अपनी कॉपी में, ये इसका वेक्टर फॉर्म है. ये इसका वेक्टर फॉर्म है. ठीक है, आ गया समझ में? हाँ सर. अब देखो, आपको मैंने बताया ना, चाहे आप लंबाई सागर से लेके भोपाल की दूरी लिख दो, या भोपाल से लेके सागर की दूरी लिख दो, भाई Same. दूरी तो सेम होती है. दूरी में कौन सा वेक्टर होता है, दूरी तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है. तो चाहे r12 लिखो चाहे r21 लिखो, दोनों सेम होगी r. तो अपने इक्वेशन को अच्छा बनाने के लिए क्या मैं यहाँ r की जगह r12 के मॉड का स्क्वायर लिख दूं? बोलो, देखो मैच करेगा ना, मैचिंग मैचिंग. r12 है ना, बोलो विद्वानों. Yes. हाँ. अच्छा, यहाँ पे r21 है, तो यहाँ पे मैं मॉड r किसका ले लूँ, r12 का कि r21 का? R21 का नीचे. r21 का. ये भी मैचिंग मैचिंग हो गया. लो r21 का स्क्वायर. तो आप लोग भी सही कर लो, या अलग से लिख लो. अलग से लिख लोगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा, उसको समझ में आएगा. स्क्वायर तो पहले से था ना. पहले से तो अभी भी मैंने स्क्वायर ही करा है, बट r की जगह r12 या r21 लिख दिया वेक्टर सेंस में. ठीक है. उसको समझ में आएगा ना, उससे अच्छा दिखेगा फॉर्मूला, कोई और कुछ नहीं. तो ये कहलाता आपका कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. समझ में आया? सर. यस सर. कोई दिक्कत? नो सर. ये हो गया, नोट कर लिया. आगे बढ़े, आगे बढ़े. आगे बढ़े, नोट कर लिया. हाँ सर. चलो अब एक चीज याद करो, फॉर्मूला 11th क्लास का मैंने क्या पढ़ाया था. आर ए बी का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू क्या था, आर बी माइनस आर ए. नोट करो. तो यहाँ पे r12 जो आएगा दैट इज इक्वल टू r2 माइनस r1. कोई कोई लोग इसको ओपन करके लिख देते हैं, घबराने की बात नहीं है. r2 माइनस r1. चलो ठीक है. यस. ओके. तो ये हो गया अपना. अब इस चीज़ को देखो बच्चों, अब इस चीज़ को यहाँ पे मैंने समझाया है. ये देखो मैंने जो लिखा था f12 यही लिखा था. देखो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट q1 q2, और f12 की डायरेक्शन 2 से लेके a1 की तरफ गई थी. गई थी कि नहीं गई थी, याद है कुछ? अरे भूल गए क्या? r21 कैप आया था कि नहीं आया था 12 में? यस सर. हाँ देख लो, f12 में देखो r21 कैप लगा हुआ है. तो बस वही लिख दिया अपन ने. कोई दिक्कत? बन जाएगा. नो सर. चलिए. हाँ अब एक काम करो, इसको पूरा अपने से पढ़ डालो, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को. चलो निकालो बुक, ये वाला फाइल ओपन करो और इसको पढ़ना शुरू करो. इसमें क्या फ़र्क है, इन लोगों ने इसको, मैंने इसको यहाँ पे 3D में शो किया है, तो आप समझने की कोशिश करो. चलो, और कहीं दिक्कत हो तो मुझे बताओ. बस ये लास्ट डेरिवेशन है आज का. हाँ, दोनों फोर्स एक दूसरे में अमाउंट वाइज इक्वल होते हैं. तो पहली लाइन मैंने लिखी है F12 इज इक्वल टू F21. देखना मैग्नीट्यूड लिखा है, वेक्टर नहीं लगाया.
अगर वेक्टर लगा देता तो माइनस साइन आ जाता, क्योंकि दोनों फोर्स अमाउंट वाइज तो इक्वल है मगर डायरेक्शन वाइज एक दूसरे के अपोजिट भी हैं, है ना जी, तो एक माइनस साइन भी आ जाता। तो अगर वेक्टर फॉर्म में कंपैरिजन करोगे तो दोनों में एक माइनस साइन आएगा। आप लिख सकते हो वेक्टर फॉर्म में F12 इज इक्वल टू F21 माइनस का F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21, क्योंकि दोनों अमाउंट वाइज इक्वल तो हैं बट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। नोट कर सकते हैं आप। हंसिका समझ में आया? क्यों हंसिका? हंसिका क्लास में नहीं है सर। कौन से स्कूल की है सर ये? ये आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं। चलो ठीक है आर्यन, इसको अब घर से करके लेके आना। सर हमें फिर से समझना है सर वो टिल्ट वाला कॉन्सेप्ट। टिल्ट वाला कॉन्सेप्ट ये है लो आर्यन, ये एल है, एल कल एल मतलब राइट हाँ, एंगल है, बोलो हाँ। हाँ हाँ अगर इस एल का ये मैं पकड़ करके इस वाले टर्मिनल को हल्का सा इधर कर दूं फाई एंगल से, बोलो हाँ, यस सर। तो ये वाली जो आर्म है ये भी फाई एंगल ऊपर उठ जाएगी कि नहीं उठ जाएगी? उठ जाएगी। बस यही तो कॉन्सेप्ट है। नहीं, अब वो मैंने पूछा था ना कि अगर कोई पूछ रहा है कि टिल्ट क्यों कर रहे हैं तो उसका रीजन। ये आपका यहाँ से डीएल है, बोलो हाँ। हाँ है। ये आर है, बोलो यस। यस सर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो डीएल क्रॉस आर से परपेंडिकुलर ऊपर डीएल की तरफ क्रॉस आर आएगा, आएगा हाँ। तो इसका आएगा परपेंडिकुलर हाँ। यहीं तो है, तो इसी पे तो जाएगा। यस सर। ठीक है, चलिए ठीक तो है। टिल्ट क्यों करेंगे सर? अरे टिल्ट भैया परपेंडिकुलर नहीं बनेगा ना, टिल्ट नहीं होगा तो। परपेंडिकुलर बनने के लिए ऐसा होना चाहिए कि ये बताओ ये ऐसा है तो ऐस सीधा चला गया तो क्या ये परपेंडिकुलर दिखेगा? क्या ये 90 है? नहीं, ये होगा ना 90। मतलब वो उस साइड हो गया तो मतलब वो टिल्ट हो गया है ना। अरे आप ऐसे नहीं बोलो, 90 हो गया ये बोलो। हाँ 90 हो गया, बस मतलब वो अपन ने लिफ्ट कर दिया तो वो 90 हो गया। लिफ्ट आपने नहीं कर दिया, वो एग्जैक्टली 90 हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके।